त्वरक सिद्धांत, विनियोग का त्वरक सिद्धांत या एक्सेलेरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे आज हमें देखना है। त्वरक सिद्धांत या एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर का हम नाम सुने हैं जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो उसमें एक टूल होता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो गाड़ी को के स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। तो कुछ इसी तरह का उपयोग एक्सेलरेटर का इकोनॉमिक्स में किया गया और ये बताया गया कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ती है, तो वह इन्वेस्टमेंट को पुश करती है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है और कई गुना। तो वो कितना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी, ये एक्सेलरेटर बताता है। यह त्वरक बताता है कि किस दर से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट में किस दर से वृद्धि होगी। इसको हम सूत्र के माध्यम से दिखा सकते हैं कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, ये बताता है कि आई में वाई में परिवर्तन के कारण, वाई मीन्स आय, डेल्टा वाई या आय में वृद्धि के कारण इन्वेस्टमेंट में कितना वृद्धि होगा। और इसीलिए यह प्रेरित विनियोग से संबंधित है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब प्रेरित हो, कहीं से प्रेरित, प्रेरणा लेकर के कहीं से पुश होकर के इसमें वृद्धि हो जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रेरित विनियोग। तो त्वरक सिद्धांत या एक्सेलरेटर या त्वरक ये बताता है कि किस प्रकार से यदि आय में वृद्धि होता है लोगों के, तो वह विनियोग में वृद्धि को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि जब आय में वृद्धि होता है तो आय में जब वृद्धि होता है तो इससे डिमांड बढ़ जाती है लोगों की, लोगों के कंजम्पशन बढ़ जाता है। कंजम्पशन या डिमांड एक ही बात है। डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ने के कारण जरूरत होता है कि और इन्वेस्टमेंट किया जाए, और यही इन्वेस्टमेंट प्रेरित इन्वेस्टमेंट कहलाती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट को प्रेरणा मिलती है, इन्वेस्टमेंट प्रेरित होकर इन्वेस्टमेंट होता है, किससे? तो डिमांड से। तो आय बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि होती है, इन दोनों के बीच में के संबंध को एक्सेलरेटर दिखाता है। कितनी वृद्धि होगी, तो यह दर एक्सेलरेटर बताता है। इसीलिए हम इसको त्वरक गुणांक भी कहते हैं। यह संबंध बताता है इन्वेस्टमेंट और उत्पादन के। आय मीन्स उत्पादन, तो उत्पादन और निवेश के बीच के संबंध को व्यक्त करता है त्वरक। यह चूंकि यदि हम गुणक की बात करें तो विनियोग गुणक अभी हमने पिछले वीडियो में देखा। विनियोग गुणक जिसे जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था, जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स ने गुणक का सिद्धांत दिया था, मल्टीप्लायर जिसे कहते हैं, मल्टीप्लायर या गुणक, विनियोग गुणक इसको कहा गया। विनियोग गुणक में जॉन मेनार्ड किन्स ने यह कहा कि जब इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है तो यह आय को बढ़ाती है। क्योंकि इनका पूरा सिद्धांत मंदी के समय से संबंधित था, और मंदी में प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कहा था। और ये इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस, ऑटोनोमस या स्वायत्त इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। तो जब इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है तो वो आय को कई गुना बढ़ा देती है। कितना बढ़ाती है, यह गुणक तय करता है। तो यदि गुणक चैप्टर जो पिछले वीडियो में हमने देखा है, उसको यदि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से त्वरक सिद्धांत एक बार में ही समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हमें ये बताता था कि आय में कितनी वृद्धि होगी, या इन्वेस्टमेंट के कई गुना वृद्धि हो जाती है। इसलिए जो गुणक है वो बताता है कि आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि के कई गुना होता है। ये उसका सूत्र था। इन्वेस्टमेंट में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि हो जाती है। और कितनी वृद्धि होती है, तो ये हम ऐसे निकाल लेते हैं, के इंटू डेल्टा आई, यानी कि के गुना वृद्धि हो जाती है जब इन्वेस्टमेंट होता है। ये क्या है? स्वायत्त इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो जब आय में, जब इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है स्वायत्त इन्वेस्टमेंट में, तो गुणक के कारण आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इसको गुणक का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा। और जब आय में वृद्धि होती है स्वतः स्वायत्त इन्वेस्टमेंट के कारण, गुणक क्रियाशील होने के कारण आय में कई गुना वृद्धि होती है। तो जब आय में वृद्धि हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है, ये त्वरक सिद्धांत हमें बताता है। आय में वृद्धि के कारण जब इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है, तो इसके बाद आय, जैसे इन्वेस्टमेंट स्वायत्त इन्वेस्टमेंट हुआ, तो गुणक के कारण आय में कई गुना वृद्धि हो गया। आय में कई गुना वृद्धि होने के बाद क्या होगा, इसके पूरी कहानी के बारे में हमें त्वरक सिद्धांत में पढ़ना होगा। तो त्वरक सिद्धांत हमें ये कहता है कि जब आय में वृद्धि होगी, आय में जब वृद्धि होगी तो इससे डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है। कंजम्पशन जब बढ़ता है तो इससे आउटपुट बढ़ाने की जरूरत होती है, उत्पादन बढ़ाने की जरूरत होती है। हम जानते हैं कि उत्पादन कैपिटल स्टॉक के कारण होता है, कैपिटल स्टॉक में वृद्धि के
कारण ही होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो आउटपुट और कैपिटल स्टॉक में एक निश्चित संबंध होता है। तो कैपिटल स्टॉक जब उत्पादन बढ़ाना होगा तो कैपिटल स्टॉक में वृद्धि करनी होगी। कैपिटल स्टॉक में वृद्धि के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करना होगा। इन्वेस्टमेंट में वृद्धि, यही इन्वेस्टमेंट में वृद्धि को डेल्टा आई हम कहते हैं। तो आय में वृद्धि के कारण इन्वेस्टमेंट में वृद्धि कितनी होगी, किस दर से होगी, यह हमें त्वरक बताता है। एक्सेलरेटर थ्योरी इसको कहते हैं या त्वरक कहते हैं। तो इसीलिए इसको हम लिखते हैं इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ये गुणक के उल्टा होता है, यानी कि आय में वृद्धि के कारण इन्वेस्टमेंट में कितनी वृद्धि हो रही है, ये हमें त्वरक सिद्धांत बताता है। तो अभी हमने देखा कि जैसे जब आय में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होने के कारण इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाती है, और इसी की व्याख्या एक्सेलेरेटर करता है। इन्वेस्टमेंट में कितनी वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होने के कारण इन्वेस्टमेंट में कितनी वृद्धि होगी, यह एक्सेलेरेटर बताता है, यानी कि त्वरक बताता है। तो इसी का हम इसमें अध्ययन करते हैं। और हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमने देखा कि गुणक के संबंध में क्रियाशील होता है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट त्वरक के संबंध में होता है, क्योंकि यह इंड्यूस्ड होता है आय के बढ़ने के कारण। जब मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने के कारण उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उस मांग को पूरा करने के लिए आउटपुट को बढ़ाना होता है। आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल स्टॉक में वृद्धि करनी होती है, और इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। कैपिटल स्टॉक और आउटपुट में एक निश्चित संबंध होता है, और यदि हम मान लें कि एक दिए हुए कैपिटल स्टॉक के कारण एक उत्पादन की मात्रा निश्चित दिया हुआ है, तो उसके बीच के संबंध को त्वरक के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पे अब समझते हैं कि जैसे यदि के दिया हुआ है, यहाँ पे एक सूत्र दिया भी हुआ है कि ए इक्वल टू के टी अपॉन वाई टी, यानी कि के पूंजी स्टॉक को, ए एक्सेलरेटर को दिखाता है, त्वरक को दिखाता है, एक्सेलरेटर को दिखाता है, के कैपिटल स्टॉक को दिखाता है, और वाई आउटपुट को दिखाता है, या टोटल इनकम को दिखाता है। तो इसे हम दिखा सकते हैं कि यदि टी टाइम पे पूंजी की मात्रा कुछ है, तो उससे संबंधित एक आउटपुट की मात्रा होगा, क्योंकि आउटपुट पूंजी के मात्रा के द्वारा ही डिसाइड होगा। तो आउटपुट, तो इसके संबंध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी टाइम पे पूंजी की मात्रा और उत्पादन की मात्रा में एक संबंध होगा। टी टाइम मान लेते हैं कि वर्तमान समय से जुड़ा हुआ है, वर्तमान वर्ष से। तो एक निश्चित कैपिटल की मात्रा से, कैपिटल स्टॉक से जो उत्पादन की मात्रा है, वो एक निश्चित उत्पादन की मात्रा हमें ज्ञात हो सकती है, उसे हम इस सूत्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। और एक साल बाद यदि हम कल्पना करते हैं कि एक साल बाद जो कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगा, और उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए उत्पादन और कैपिटल स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी। उसको यदि हम सूत्र के माध्यम से दिखाएं एक साल बाद, यानी कि टी प्लस वन, टी वर्तमान समय से है, प्लस वन मतलब एक साल बाद, तो के टी हो जाएगा पूंजी की मात्रा, और उत्पादन की मात्रा वाई टी प्लस वन हो जाएगा, के टी प्लस वन इक्वल टू वाई टी प्लस वन। अब इसमें हम देखें कि कितने की वृद्धि हुई इन्वेस्टमेंट में, या कितने की वृद्धि हुई कैपिटल स्टॉक में, कितने की वृद्धि हुई। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, टू इक्वेशन से, इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम घटा सकते हैं के टी प्लस वन माइनस के टी इक्वल टू ए वाई टी प्लस वन माइनस ए वाई टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो एक साल बाद पूंजी की मात्रा होगी, उसमें से यदि हम वर्तमान पूंजी मात्रा को घटाएंगे, तो जो भी परिवर्तन हुआ होगा उसको हम डेल्टा के से दिखा सकते हैं। कुछ मात्रा में वृद्धि हुई होगी, तो ये डेल्टा के मान लेते हैं कि डेल्टा के बराबर स्टॉक में वृद्धि हुई है, पूंजी स्टॉक में वृद्धि हुई है। और यहाँ पे हम उत्पादन की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई उसको भी हम घटा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक कॉमन ले लेंगे, और ये लिख सकते हैं वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी। अब एक साल बाद के उत्पादन की मात्रा को घटाएंगे जब वर्तमान उत्पादन की मात्रा को, तो इसमें उत्पादन के चेंजेस को हम दिखा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई, डेल्टा के इक्वल टू ए इंटू डेल्टा वाई। इसी को सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। तो ये बताता है कि आय में वृद्धि के कारण, जैसे अभी हमने कहा कि आय में वृद्धि के कारण मांग बढ़ती है, मांग में वृद्धि के कारण इन्वेस्टमेंट करना होता है, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि के कारण तब पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है। तो ये दिखाता है कि आय में वृद्धि के कारण इन्वेस्टमेंट, डेल्टा के क्या है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। इसको अभी हम देख लेंगे कि कैसे डेल्टा
के इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। तो इसको थोड़ा हम जगह खाली कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि हमारा जो सूत्र है वो आ गया था, ए इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई, ये हमें प्राप्त हुआ। तो ए त्वरक बताता है कि आय में वृद्धि के कारण पूंजी में कितनी वृद्धि हुई, पूंजी स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई। पूंजी स्टॉक में वृद्धि इन्वेस्टमेंट को बताता है, नेट इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? तो नेट इन्वेस्टमेंट, यदि इसको हम आई एन से दिखाएं, तो आई एन नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। नेट इन्वेस्टमेंट ही पूंजी स्टॉक में वृद्धि को बताता है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या बताता है? कैपिटल स्टॉक में वृद्धि को बताता है। तो यानी कि अभी हमने देखा कैपिटल स्टॉक में वृद्धि क्या बता रहा था? कैपिटल स्टॉक में वृद्धि कैपिटल स्टॉक में वृद्धि जब के टी प्लस वन में से हमने के टी को घटाया तो ये क्या बताया? के डेल्टा के, कैपिटल स्टॉक में वृद्धि। तो कैपिटल स्टॉक में वृद्धि डेल्टा के बता रहा है, यही नेट इन्वेस्टमेंट को बताएगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट एक तरह से कैपिटल स्टॉक में वृद्धि को बताता है, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू डेल्टा वाई। जो जो ये है वो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि आय में वृद्धि के कारण इन्वेस्टमेंट में कितनी वृद्धि हो रही है। तो त्वरक बताता है कि आय में वृद्धि होने के कारण इन्वेस्टमेंट में कितनी वृद्धि होगी, यह गुणांक त्वरक हमें बताता है। तो चूंकि ये वही चीज जो हमने अभी देखा, चूंकि निवल विनियोग या शुद्ध इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट दो अवधियों पूंजी स्टॉक में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, यानी कि डेल्टा के इक्वल टू आई एन। अभी हमने देखा कि नेट इन्वेस्टमेंट बराबर होता है डेल्टा के, यानी कि कैपिटल स्टॉक में वृद्धि के बराबर, कैपिटल स्टॉक में वृद्धि को ही डेल्टा के या उसी को हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट ए इंटू डेल्टा वाई, ये इनके बीच के संबंध को बताता है, यानी कि आई एन ये एक साल बाद का जो आउटपुट है उसमें से हम घटा देंगे वर्तमान के आउटपुट को, तो इसी का अंतर हमें मिल जाता है डेल्टा वाई। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं ए इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन डेल्टा वाई, ऐसे लिखते हैं, जो ये बताता है कि आय में वृद्धि के कारण इन्वेस्टमेंट में कितनी वृद्धि हो रही है। जबकि गुणक क्या बताता था कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने के कारण आय में कितनी वृद्धि होती है, वो हमें गुणक बताता है, उसके संबंध को गुणक कहते हैं। और कितनी वृद्धि होती है वो गुणक के कारण होती है, गुणक कितना रहेगा। इसी प्रकार से आय में वृद्धि होने के कारण इन्वेस्टमेंट में कितनी वृद्धि होगी, इन इसका व्याख्या त्वरक करता है, त्वरक के ऊपर निर्भर करता है। त्वरक जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट में वृद्धि उतना ज़्यादा होगा, यानी कि एक्सेलरेटर जितना ज़्यादा लेंगे गाड़ी उतना तेज भागेगी। तो एक्सेलरेटर जितना ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होगी आय में वृद्धि होने के कारण। तो त्वरक गुणांक वर्तमान पूंजी उत्पादन अनुपात इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो प्रदर्शित करता है। चूंकि ए को स्थिर मान लिया गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि विनियोग उत्पादन या आय की वृद्धि का फलन है। उत्पादन में वृद्धि निवल विनियोग में वृद्धि लाएगी। तो उत्पादन में वृद्धि निवल विनियोग में वृद्धि लाएगी, यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। नेट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि लाएगी यदि उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन में आय में वृद्धि हो, तो आय में वृद्धि होगी तो यह नेट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि लाएगी, यानी कि कैपिटल स्टॉक में वृद्धि लाएगी, कैपिटल स्टॉक में वृद्धि लाएगी। तो त्वरक क्या है? त्वरक हमें बताता है कि आय में वृद्धि होने के कारण इन्वेस्टमेंट में कितनी वृद्धि होगी, यह हमें त्वरक बताता है। और किस प्रकार से होगी ये हमने देखा कि आय जब बढ़ेगा तो उपभोक्ताओं का डिमांड बढ़ता है, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए उत्पादन करना होता है, उत्पादन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल स्टॉक में वृद्धि होती है, और कैपिटल स्टॉक मतलब मशीनें वगैरह बनाना जरूरी होता है जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो कैपिटल स्टॉक में वृद्धि होती है, तो कैपिटल स्टॉक में वृद्धि को ही हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट में कितनी वृद्धि होती है आय में वृद्धि होने के कारण, यह त्वरक कहलाता है, वही त्वरक हमें बताता है। अब इसकी कुछ मान्यताएं थी, त्वरक सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। क्या क्या मान्यताएं हैं उसको हम देखेंगे। त्वरक सिद्धांत का एक तो मान्यता है कि ये त्वरक सिद्धांत कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है। तो मान्यताएं का मतलब ये होता है कि ये चीजें रहेंगी तब ये थियरी काम करेगा, तब ये सिद्धांत जो कहा गया पीछे वो तभी काम करेगा जब ये मान्यता पहले रहेंगी मौजूद। पहली मान्यता ये लिया गया कि उपभोग वस्तुओं के उद्योगों में अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता का अभाव है, यानी कि जो डिमांड बढ़ रही है, आय बढ़ने के कारण जो डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो उद्योग में कैपेसिटी है
वो कैपेसिटी नहीं है, अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए वो कैपेसिटी नहीं है, यानी कि उसे नया मशीन लाना पड़ेगा तब उत्पादन हो पाएगा। ठीक है, तभी हम कैपिटल स्टॉक में वृद्धि कर पाएंगे। इसलिए ये मान्यता होना जरूरी है कि उस मशीन से उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए अप्रयुक्त क्षमता का अभाव है, उस उत्पादन में अप्रयुक्त क्षमता का अभाव है, अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता का अभाव है। ठीक है, यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन नहीं है, फुल यूटिलाइजेशन पहले से हो रहा है उद्योग में। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान हो, यानी कि जो कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण का जो उद्योग है, उसमें उत्पादन क्षमता विद्यमान है, तभी तो कैपिटल गुड्स बना पाएंगे। पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये स्थिर है, कांस्टेंट है, नहीं तो ए परिवर्तित होता रहेगा, फिर हम पता नहीं कर पाएंगे कि डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा के क्या स्थिति होगी। तो इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा, तब हम बता पाएंगे कि कितनी वृद्धि हो रही है कैपिटल स्टॉक में, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। उत्पादन के साधन सजातीय तथा पूर्ण विभाज्य हैं, ये लगभग हर थियरी में रहता है। वित्त तथा अन्य आगतों की पूर्ति बहुत अधिक लोचदार है, जिससे पूर्ण रोजगार स्तर तक पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में अर्थव्यवस्था कार्य कर रही है, तथा वित्तीय समस्या नहीं है। जब भी कोई लोन लेने जाता है बैंक में, तो उसे लोन पूरा मिल जाता है, और इसलिए पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाना संभव हो पाता है, कैपिटल स्टॉक की पूर्ति करना संभव हो पाता है। अब कुछ लिमिटेशंस हैं त्वरक सिद्धांत की, किन किन स्थितियों में त्वरक सिद्धांत कार्य नहीं करेगा, ये हमें इसमें देखना होगा। तो इसको देखते हैं वन बाय वन करके। इसमें पहला है, यह सिद्धांत उस समय लागू नहीं होगा जब अर्थव्यवस्था में पहले से ही निष्क्रिय अथवा अप्रयुक्त अतिरिक्त उत्पादन शक्ति उपभोग उद्योगों में विद्यमान हो। यह सिद्धांत उस समय लागू नहीं करेगा जब, अभी जो पिछले मान्यता लिया गया, क्योंकि जब उद्योग में अतिरिक्त शक्ति, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान रहेगा, तो वो कैपिटल स्टॉक में वृद्धि नहीं करेगा। वो उत्पादन या वो मांग की जरूरत को उसी समय उसी उत्पादन क्षमता से पूरा कर लेगा, तो एक्सेलरेटर काम नहीं आएगा, यानी कि कैपिटल स्टॉक में वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल स्टॉक में कोई वृद्धि नहीं होगा। डेल्टा के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा के जब जीरो हो जाएगा, तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो भी जीरो हो जाएगा। अभी हमने देखा नेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेटर कोई काम नहीं करेगा। त्वरक सिद्धांत उस समय भी लागू नहीं होगा जब पूंजीगत उद्योगों में आवश्यकता से अधिक मशीनें पहले से ही हों। यानी कि पूंजीगत उद्योगों में कैपिटल स्टॉक पहले से ही विद्यमान है, पूंजीगत वस्तुओं में मशीनें पहले से उपलब्ध हैं, तो कोई मशीन बनाने की जरूरत नहीं होगी, और इसलिए इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट जब जीरो होगा, तो कैपिटल स्टॉक, नेट इन्वेस्टमेंट जब जीरो होगा, तो कैपिटल स्टॉक में परिवर्तन भी जीरो हो जाएगा, और ए कोई काम नहीं करेगा। पूंजी उत्पाद अनुपात सदैव स्थिर रहता है, तथा व्यवहार में प्राय ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो की जो मान्यता ली गई है कि ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, वो क्या होता है, वो डिक्लाइन होता है, गिरता है तेजी से, तो इसलिए कैपिटल आउटपुट रेशियो भी गिरेगा। नेक्स्ट है, त्वरक सिद्धांत के क्रियाशीलन के लिए यह भी आवश्यक है कि उपभोग वस्तुओं की मांग स्थायी भाव की हो। त्वरक सिद्धांत की क्रियाशीलन के लिए आवश्यक है कि उपभोग वस्तुओं की बड़ी मांग अस्थायी भाव की हो, ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है फिर घट जा रहा है। तो जो डिमांड में वृद्धि हुई है, आय में वृद्धि के कारण, वो अस्थायी हो, स्थिर हो। त्वरक सिद्धांत तभी सफलतापूर्वक लागू होगा जब अर्थव्यवस्था में साधनों की पूर्ति पूर्तिया लोजदार हो, यानी कि जितने भी, जब कैपिटल गुड्स बनाना हो, जब उत्पादन करना हो, तो अर्थव्यवस्था में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो पूरा मिल जाए, यानी कि मौजूद हो, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो, तभी हम जितने साधनों को उत्पादन कार्य में लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, साख की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो, क्रेडिट क्रिएशन हो रहा हो, बैंक पर्याप्त फंड उपलब्ध करा रहा हो। नहीं कराने की दशा में त्वरक कार्य नहीं करेगा। त्वरक सिद्धांत निवल विनियोग की व्याख्या करता है, सकल विनियोग पर प्रकाश नहीं डालता है। जैसा कि अभी हम पीछे कह रहे थे, यह इंड्यूज इन्वेस्टमेंट को बताता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की व्याख्या यह नहीं करता है, क्योंकि इंड्यूज इन्वेस्टमेंट प्रेरित विनियोग प्रेरित होता है किससे, जब आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होती है तो ये डिमांड को बढ़ा देता है, कंजम्पशन को बढ़ा देता है। कंजम्पशन को जब बढ़ाता है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, इसलिए इंड्यूज इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, प्रेरित विनियोग। तो प्रेरित विनियोग में वृद्धि हो जाती है, और कई गुना वृद्धि हो जाती है, वही एस्लेटर कहलाता है। तो ये थे लिमिटेशंस कुछ। आई होप कि आपको ये
वीडियो समझ में आया होगा।